Hello students, in this video we are going to study about the wavefront. In the previous video we also have been studied about the wavefront, but some of the students messaged me and said to me that sir wavefront को दोबारा एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए। तो उसको थोड़ा सा जल्दी में समझाता हूँ मैं। वेवफ्रंट क्या होता है आपका, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड वेव है मीडियम में क्या हो रही है, आपकी आगे की ओर जा रही, और जब भी ये वेव मीडियम में आगे की ओर जाएगी तो मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो जब ये साउंड वेव मीडियम में गई तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आगे पहुंचा होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पर इसने मीडियम के पार्टिकल्स को क्या किया होगा, डिस्टर्ब किया होगा। तो जितने भी पार्टिकल्स एक ही टाइम पर एक ही जैसा डिस्टर्ब हुए, अगर उन सारे पार्टिकल्स को मिला दिया जाए, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, उन पार्टिकल्स का लोकस ले लिया जाए, तो जो ज्योमेट्री बनेगी दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड योर वेवफ्रंट। ये बात समझ में आ रही है। तो पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है, आपका ये बल्ब है। तो बल्ब का वेवफ्रंट कैसा होता है, तो मैंने कहा था कि सपोज एक बल्ब है, उससे चारों तरफ क्या निकलेंगी, लाइट निकलेंगी। लाइट क्या होती है, एक तरीके की वेव होती है। कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वेव जब मीडियम में जाएगी तो ये भी मीडियम के पार्टिकल को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो बल्ब से जो लाइट निकलेगी चारों तरफ निकलेगी। ये बात समझ में आ रहा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर सपोज बल्ब से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर ये वाई लाइट पहुंची, यहाँ पर ये वाई लाइट, ये वाई लाइट, ये वाई लाइट, ये वाई लाइट, इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पर लाइट रेज पहुंचेंगी। उस पर्टिकुलर टाइम पर लाइट रेज ने मीडियम के पार्टिकल्स को एक साथ क्या किया होगा, जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर टाइम पर एक साथ वाइब्रेट करेंगे, उन सारे पार्टिकल्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना एक सरफेस बन जाएगा। और उस सरफेस को क्या नाम दे देंगे, अपन वेव फ्रंट नाम दे देंगे। ठीक। तो इसी का हिसाब किताब कुछ ऐसा था ये कि अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो। सपोज एक बल्ब ले लो और उस बल्ब के ऊपर एक बैलून लगा दो, और बल्ब में हल्के हल्के क्या आपके होल्स हैं। अब अगर आप बल्ब में क्या करोगे, एयर फिलअप करोगे, तो बल्ब के होल से एयर किस में जाएगा, बैलून में। तो चूंकि बल्ब के ऊपर बैलून था, बैलून भी स्फेरिकल था, तो जब आप एयर भरते जाओगे तो बैलून का साइज क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और बैलून थोड़ी देर बाद भी किस शेप का रहेगा, स्फेरिकल शेप का रहेगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरीके से क्या है आपका ये, दैट इज योर, उसका कैसा रहता है, वेवफ्रंट स्फेरिकल रहता है। वैसे मैंने लाइन ऑब्जेक्ट की बात की थी। सपोज ये लाइन ऑब्जेक्ट है, इसमें भी चारों तरफ क्या कर दो आप, ये एक बैलून रैप कर दो और इसमें हल्के हल्के होल्स कर दो। अब अंदर से अगर हवा भरोगे तो होल्स के थ्रू बैलून में हवा जाएगी, तो बैलून क्या होगा आपका, इसी के शेप में ऐसा क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। जब इसी के शेप में बढ़ता चला जाएगा तो कोई पूछे वेवफ्रंट कैसा हुआ, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का हुआ। अब अगर पॉइंट सोर्स मतलब बल्ब हमारा कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है। अब अगर बल्ब पर इनफाइनाइट पर रखा और उस बल्ब में लगातार आप हवा भर रहे हो, तो उसका जो बैलून है लगातार क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। अब वो बैलून अगर इनफाइनाइट से हमारे तक बढ़ता हुआ आएगा तो वो इतना बड़ा स्फीयर बन जाएगा कि वो स्फीयर हमें स्फेरिकल शेप का दिखाई नहीं देगा। वो स्फीयर हमें कैसा दिखाई देगा, एक प्लेन दिखाई देगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो उसका वेवफ्रंट किस शेप का होता है आपका ये, तो दैट इज जो प्लेन शेप का होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या है आपका वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट जब एक बार बन जाता है तो मीडियम में आगे की तरफ क्या होता रहता है, आपको बढ़ता रहता है। जैसे बैलून है, बैलून में थोड़ी सा हवा भरोगे तो बैलून सपोज यहाँ पर ये है, बैलून में हवा भरी तो बैलून यहाँ तक आए, और भरी यहाँ तक आए, और भरी यहाँ तक आए। तो जो बैलून जिसको मैं वेव फ्रंट बोल रहा हूँ, तो वेव फ्रंट मीडियम में लगातार क्या होता जा रहा है, आपके आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो आई होप अब आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के वैल्यू जो रहेंगे, वेव फ्रंट होंगे, वो वेव फ्रंट किस शेप और किस साइज के हों। ये बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट हमेशा कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा रहेगा, हमेशा सिलेंड्रिकल रहेगा। और अगर पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट पर रखा है तो उसका वेव फ्रंट कैसा रहेगा आपका ये, दैट इज योर अ प्लेन रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ वेव फ्रंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, परफॉर्म करते हैं। डन। जैसे यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर ये एक वेव, ये एक वेव है, ये मीडियम में क्या हो रही है, आपकी आगे की ओर बढ़ रही है। तो मीडियम में क्या था कि यहाँ पर कोई पार्टिकल रहा होगा। जब ये वेव यहाँ पर पहुंची होगी तो पार्टिकल किसने कहाँ डिस्टर्ब कर दिया होगा, यहाँ डिस्टर्ब कर दिया होगा। फिर ये वेव आगे की ओर बढ़ी, यहाँ भी एक पार्टिकल रहा होगा, इसने पार्टिकल को यहाँ डिस्टर्ब कर दिया होगा। फिर और आगे बढ़ी, पार्टिकल को इस तरह डिस्टर्ब कर दिया। इसका मतलब एक बार पार्टिकल यहाँ डिस्टर्ब हुआ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ डिस्टर्ब हुआ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ डिस्टर्ब हुआ। मतलब पहले वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा, फिर वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा, फिर वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा। तो इसका मतलब वेव फ्रंट भी लगातार एक स्पीड से क्या होता है, आपका आगे की ओर बढ़ता रहता है। और वेव फ्रंट की स्पीड कितनी होगी, जितनी आपकी उस वेव की स्पीड होगी जिस वेव से वेव फ्रंट क्या हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है। तो जिस वेव से वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो वेव फ्रंट के प्रोपेगेशन के वेलोसिटी की क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक वेव फ्रंट का छोटा सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं बनता है, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है ये, फिर भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज बना रहा हूँ
और इन ज्योमेट्रीज में बताना है आपको कि जब उस ज्योमेट्री को क्रॉस करके वेव फ्रंट जाएगा तो वेव फ्रंट का शेप और साइज किस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो है क्या ये कि सपोज मेरे पास ये एक वेव फ्रंट है। अब ये कैसा वेव फ्रंट, एक लाइन है, तो ये एक लाइन नहीं, एक प्लेन है, एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कहीं पीछे से बढ़ता हुआ चला आ रहा। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे जनरेट हो सकता है, जब पॉइंट सोर्स कहाँ पर रखा हो आपका, ये इनफाइनाइट पर रखा हो, तो प्लेन वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। इस वेव फ्रंट के रास्ते में क्या रख दिया गया, आपका एक लेंस रख दिया गया इस तरीके से, या इसके रास्ते में सबसे पहले क्या रखते हैं अपन, एक प्रिज्म रख देते हैं। क्लियर, इस वेव फ्रंट के रास्ते में क्या रख दिया गया, आपका एक प्रिज्म रख दिया गया। अब ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा डायग्राम नीचे करना पड़ेगा मुझे क्योंकि विजुअलिटी इसकी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट एक प्लेन वेव फ्रंट है जो आगे से कहीं चलता चला आ रहा है, और इसके रास्ते में क्या रख दिया गया, एक आपका प्रिज्म रख दिया गया। करेक्ट, यहाँ पर इसके रास्ते में क्या रख दिया गया, आपका एक प्रिज्म रख दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये जो वेव फ्रंट चलता हुआ चला आ रहा है, जब ये प्रिज्म से पास होगा तो इस वेव फ्रंट का शेप और साइज किस तरीके से हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो वेव फ्रंट को वेव फ्रंट की तरह ना ट्रीट करो, वेव फ्रंट को ट्रीट करो एक वेव की तरीके, कि अगर कोई वेव, और बेसिकली कौन सी वेव, लाइट वेव, क्योंकि प्रिज्म वगैरह तभी वर्क करते हैं जब इस पर लाइट वेव क्या होती है, आपकी इंसिडेंट होती है। तो ये एक लाइट वेव है, ये एक लाइट वेव है जो क्या हो रहा, कहीं से चलती हुई चली आ रही। इस लाइट वेव पर मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट को बोला मैंने ए और दूसरे पॉइंट को बोला मैंने बी, या एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 1 और दूसरे को क्या बोल रहा हूँ मैं 2 बोल रहा हूँ। ये बात समझ में आ रहा है। सो ये जो वेव फ्रंट है इस तरीके से चलता हुआ चला आ रहा है आपकी अभी क्यों, एक टाइम पे ये इस सिचुएशन पर आ जाएगा। इस सिचुएशन पर आने के बाद जो ये वेव फ्रंट का 2 वाला पोर्शन है ये प्रिज्म को टच करेगा, लेकिन 1 वाला पोर्शन अभी भी क्या रहेगा, प्रिज्म के बाहर रहेगा। मतलब जो अपना वेव फ्रंट है थोड़े टाइम बाद चलते चलते यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से पहुँचते पहुँचते इस सिचुएशन पर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। ये यहाँ पॉइंट 1 रहेगा और ये यहाँ पर क्या रहेगा, पॉइंट 2 रहेगा। इस वेव फ्रंट का पॉइंट 2 प्रिज्म के अंदर जाने वाला और पॉइंट 1 अभी भी कहाँ है आपका, ये प्रिज्म के बाहर है। तो आपको इतना पता है कि जब प्रिज्म के बाहर है तो कौन सा मीडियम लग रहा है वहाँ पर, ये एयर मीडियम लग रहा है। जब ये प्रिज्म में जाएगा तो कौन सा मीडियम लग जाएगा, आपका ग्लास मीडियम लग जाएगा। इसका मतलब जो अपना वेव फ्रंट है वो एयर मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, ग्लास मीडियम में जा रहा है। और वेव फ्रंट क्या है, बेसिकली ये लाइट के थ्रू बना वेव फ्रंट है। सपोज सन के थ्रू बना, कोई पूछे कि सन का वेव फ्रंट कैसे होगा, तो सन हमसे लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उसका वेव फ्रंट अपन कैसे एज्यूम करेंगे आप, ये दैट इज योर अ प्लेन। तो सन से एक प्लेन वेव फ्रंट चलता हुआ चला आ रहा था जो कि एक प्रिज्म से क्या करने वाला है, स्ट्राइक करने वाला है। तो वेव फ्रंट वेव से बनता है और सन से क्या निकलती है, लाइट। लाइट भी क्या आपकी एक वेव है, तो इसका मतलब एक लाइट आ रही है प्रिज्म में, जो प्रिज्म के अंदर क्या करने वाली है, आपकी इंसर्ट करने वाली है। तो जब ये लाइट रे क्या होगी, यहाँ पर इस तरीके से पहुंचेगी, यहाँ पर पॉइंट 1 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका पॉइंट 2 रहेगा। तो ये लाइट वे में क्या होगा, तो लाइट का हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। क्योंकि वेव फ्रंट लाइट से मिलकर बना, इसलिए लाइट की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से वेव फ्रंट भी क्या हो रहा होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर लाइट की स्पीड प्रिज्म में जाने पर कम हो जाएगी, क्योंकि प्रिज्म डेंसर मीडियम है, तो वेव फ्रंट की स्पीड भी प्रिज्म के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इसी कंसेप्ट को क्या करना है, थोड़ा सा कंटिन्यू करना और बहुत ही ईजी कर पाना है इसको, ये बहुत टफ नहीं है। तो यहाँ पर देखो है क्या ये, अब ये प्रिज्म के अंदर जा रहा है, तो जो 2 वाला पॉइंट है इसकी स्पीड कम हो जाएगी और 1 वाले की स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 1 वाला अभी भी किस में, एयर में। तो 2 वाला थोड़ा सा अंदर जाता है इस तरीके से, 2 वाले ने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो गई, उतने ही टाइम में 1 वाले ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ये इतना सा कर रहा है, ये इतना सा कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये अभी एयर में है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है। फिर इसने थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने उससे ज़्यादा किया और 1 वाला भी हमारा पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब 1 वाला भी प्रिज्म के अंदर है, 2 वाला भी प्रिज्म के अंदर है। तो अगर 2 वाला प्रिज्म के अंदर इतना चलेगा तो 1 वाला भी प्रिज्म के अंदर इतना ही चलेगा। फिर 2 वाला प्रिज्म के अंदर अगर इतना चलेगा तो 1 वाला भी प्रिज्म के अंदर इतना चलेगा। लेकिन जब यहाँ तक आ गए हैं तो अब 1 वाला फिर से प्रिज्म के बाहर जाने वाला है और 2 वाला अभी प्रिज्म के अंदर है। इसका मतलब 1 की स्पीड अभी भी ज़्यादा होगी और 2 की स्पीड अभी भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर 2 के अंदर प्रिज्म वाला इतना चलेगा तो 1 वाला थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा। फिर अगर 2 के अंदर प्रिज्म इतना चलेगा, प्रिज्म के अंदर 2 वाला, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाएगा। फिर अगर 2 इतना चल जाएगा तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाएगा इस तरीके से। अब 2 वाला भी किस में आने वाला, एयर में आने वाला, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब अगर ये जितना चलेगा उतना ही कौन चलेगा, आपका ये 1 वाला चलेगा। तो वेव फ्रंट हमारा 1 2 इस तरीके से था, प्रिज्म से पास होने के बाद 1 यहाँ पर पहुँच गया, 2 यहाँ पर पहुँच गया।
तो जो अपना वेव फ्रंट है वो कैसा हो गया आपका कुछ इस तरीके। इसकी साइज नहीं चेंज हुई कि आपको लग रहा हो सर ये लाइन ज़्यादा लंबी ये लाइन छोटी है, नहीं, साइज चेंज नहीं होगी, बशर्ते उसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो गया। ओरिएंटेशन का मतलब वो पहले वर्टिकल लाइन थी अब वो इंक्लाइंड लाइन हो गई। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक बेसिक ऑब्जर्वेशन से, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं कि जहाँ से लगा के पता कर लें कैसा होगा, तो इसको एक बेसिक ऑब्जर्वेशन से ही क्या करना है आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट रेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। क्योंकि ये जो वेवफ्रंट है लाइट का बना हुआ है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो वेवफ्रंट की स्पीड होती है वो अपने वेव के इक्वल होती है, इसका मतलब वेवफ्रंट भी लाइट की स्पीड से जाएगा। तो अगर लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होगी तो वेवफ्रंट की स्पीड भी डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ये वेवफ्रंट प्रिज्म के अंदर पास होता है तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाता है कुछ इस तरीके से। जो इस तरीके से आया था प्रिज्म से निकलने के बाद वो वेवफ्रंट इस तरीके से मीडियम में क्या होगा आपका, ही आगे की ओर बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको हटा रही है। अब अगर इस वेवफ्रंट के रास्ते पर अपन एक कॉन्वेक्स लेंस रख दें, ठीक, इसके रास्ते पर अपन एक कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, सेम सिनेरियो। अब आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये 3 ले लिया। तो ये वेव फ्रंट लगातार क्या होता जाएगा आपका, आगे की ओर बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद इस सिचुएशन पर आ जाएगा। इस सिचुएशन पे आने पर 2 वाला पॉइंट तो इसको टच कर जाएगा, लेकिन 3 और 1 अभी भी किस में रहेंगे, आपके एयर में रहेंगे। मतलब ये वेव फ्रंट जब मीडियम में आगे बढ़ेगा इस तरीके से क्या होता जाएगा आपका, आगे की ओर आता जाएगा इस तरीके से। और एक टाइम पे ये सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी कि 2 वाला वेव फ्रंट को टच कर जाएगा, लेकिन 1 और 3 अभी भी किस में रहेंगे, आपके एयर में रहेंगे। और जब 2 वाला टच कर जाएगा तो इसका मतलब 2 वाला ग्लास में जाने वाला है, लेकिन 1 और 3 अभी भी किस में, एयर में। तो 2 की स्पीड कम हो जाएगी और 1 और 3 की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, एज यूजुअल वैसी ही रहेगी जिस स्पीड से अभी तक वेव फ्रंट आपका ट्रेवल कर रहा था। सो यहाँ पर क्या करते हैं, वही बेसिक लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कराते हैं इसको। तो सपोज 2 वाला पॉइंट थोड़ा सा मूव किया क्योंकि प्रिज्म के अंदर स्पीड कम हो गई, उतने ही टाइम पे 1 वाला मूव करके यहाँ आ गया, 3 वाला यहाँ पर आ गया। अब तीनों पॉइंट किसके अंदर आ चुके हैं, लेंस के अंदर आ चुके हैं। तो जितना 2 वाला चलेगा उतना ही आपका 3 वाला चलेगा, उतना ही आपका 1 वाला चलेगा। फिर जितना 2 वाला चला उतना ही आपका कौन सा चला, आपका ये 1 वाला चला, और उतना ही क्या चला, आपका 3 वाला चला। लेकिन अब 1 और 3 जो पॉइंट है ये प्रिज्म के लेंस के बाहर जाने वाले हैं, और 2 अभी भी अंदर है, तो 2 की स्पीड अभी कम होगी, उनकी ज़्यादा होगी। अब 2 थोड़ा सा चलता है, ये दोनों ज़्यादा चल जाते हैं क्योंकि एयर में चले गए। फिर 2 थोड़ा सा चलता है तो ये दोनों और ज़्यादा चल जाते हैं क्योंकि एयर में। अब 2 भी बाहर आने वाला, तो जितना 2 चलेगा उतना ही आपका 1 चलेगा और उतना ही आपका 3 चलेगा। तो फाइनली देखा जाए तो फाइनली आपको 1 यहाँ पर आ चुका है, 2 यहाँ पर आ चुका है, 3 यहाँ पर आ चुका है। तो जो वेव फ्रंट है अपना वो किस तरीके से हो गया, कुछ आपका ये इस तरीके से हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर वेव फ्रंट का ओरिएंटेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर वेव फ्रंट का शेप ही क्या हो गया आपका, ये चेंज हो गया। अब ये पैराबोला बना है, सर्कल बना, इलिप्स बना, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस तुम्हें इतना पता करना है कि क्या ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इस कंसेप्ट से वेव फ्रंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ रही है। सो पहले क्वेश्चन जो प्रिज्म से पास किया था तो वहाँ वेव फ्रंट का क्या हो गया था, ओरिएंटेशन चेंज हुआ। और जब इसको यहाँ लेंस से पास हुआ तो लेंस से पास होने के बाद क्या हो गया, इसका पूरा शेप और साइज भी क्या हो गया आपका, ये चेंज हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर यहाँ पर क्या रख दिया जाए आपका ये, कि इस कॉन्वेक्स लेंस की जगह अगर एक कॉन्केव लेंस रख दिया जाए, तब देखते हैं वेव फ्रंट पर क्या फर्क पड़ेगा। ये तो यहाँ पर क्या रख दिया गया आपका, एक कॉन्केव लेंस रख दिया गया। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वेव फ्रंट क्या करेगा, 1 2 3 पॉइंट्स हैं, ये ऐसे ही क्या करेगा आपका, ये मूव करेगा। जब ऐसे ही मूव करेगा तो क्या होगा, एक सिचुएशन पर ये वेव फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा, जहाँ पर ये 1 है और ये 3 है, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये 2 पॉइंट रहेगा। अब 1 और 3 तो इसके ग्लास के अंदर जाने वाले तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन 2 अभी भी ग्लास के बाहर है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी आपकी, ये ज़्यादा रहेगी। सो यहाँ पर कैसे डील करना है इसको, ये कि 1 इस लेंस के अंदर थोड़ा सा चला है, और जबकि 2 एयर में था तो 2 ज़्यादा चल गया। फिर 1 वाला, अब चूंकि तीनों पॉइंट लेंस के अंदर है तो जितना 1 चलेगा उतना ही 2 चल जाएगा, उतना ही कौन चल जाएगा, 3 चलेगा। फिर जितना 1 चलेगा उतना ही 2 चलेगा, उतना ही कौन चलेगा आपका, ये यहाँ पर ये 3 चल जाएगा, ये करेक्ट। फिर इसके बाद देखो 2 वाला पॉइंट बाहर आने वाला है, 1 और 3 अभी प्रिज्म के अंदर है, तो 1 वाला प्रिज्म के अंदर थोड़ा चलता है, तब तक 2 वाला बाहर एयर में ज़्यादा चल जाता है। फिर 1 और 3 प्रिज्म के अंदर अभी भी थोड़ा, लेंस के अंदर थोड़ा सा चल रहा है, 2 वाला और आगे निकल गया। अब 1 और 3 भी एयर में आने वाले हैं, तो ये एयर में जितना चलेगा 1 और 3 उतना ही 2 वाला कहाँ चला जाएगा, उतना ही सेम टू सेम चलेगा आपका 2 वाला। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो अगर इन सबको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये
वो वेव फ्रंट है जिस प्लेन वेव फ्रंट ने कॉन्केव लेंस को क्या किया है, क्रॉस किया है, तो क्या चेंज हो गया इसका यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर ये पूरा शेप और साइज क्या हो चुका है आपका, ये चेंज हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे कंसेप्ट ने बार बार सेम लॉजिक चल रहा है, तो एक आध क्वेश्चन इस पर आप खुद भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अब अगर क्या किया जाए कि इस वेव फ्रंट के सामने एक मिरर रख दिया जाए। ये बात समझ में आ रहा है, हालांकि मिरर नहीं पढ़ाना चाहिए धोखे से भी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके रास्ते में क्या रख दिया जाए, आपका एक मिरर रख दिया जाए इस तरीके। कॉनकेव मिरर है ये, ठीक। तो मिरर रखने से अब मीडियम तो चेंज होगा नहीं, वेव फ्रंट मिरर के अंदर सीधा नहीं जाएगा, मतलब इस बार मीडियम नहीं चेंज होना, क्योंकि इस बार रिफ्रैक्शन नहीं होना, इस बार क्या होना, रिफ्लेक्शन होना है। और अगर रिफ्लेक्शन होना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज नहीं होगा, मतलब इस बार सबकी स्पीड क्या रहेगी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखो कैसा होता है आपका ये वेव फ्रंट आगे जाते हुए जाते जाते समय एक सिचुएशन पर ऐसा आके फंस जाएगा कि 1 और 3 इसको टच कर जाएंगे, लेकिन 2 इसको टच नहीं करेगा। मतलब ये किस कंडीशन पे आ जाएगा, कुछ आपका ये इस कंडीशन पे आ जाएगा। ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कैसा है 3 और यहाँ पर कैसा आपका 2 है। अब 1 वाला रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं कि सर ऐसे आया तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब नहीं सोचना तुम, ये बात समझ में आ रहा है। तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमें यहाँ पर ये सोचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पर 1 और 3 मिरर को हिट कर चुके हैं, 2 ने अभी तक हिट नहीं किया है, तो 1 और 3 रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आएंगे और 2 वाला अभी रिफ्लेक्ट होने के लिए आगे जाएगा। और चूंकि सब कुछ एयर में हो रहा है, तो जितना 1 इधर पीछे आएगा, ये 1 और 3 जितना रिफ्लेक्शन के बाद पीछे आएंगे, 2 उतना ही क्या होगा आपका, ये आगे जाएगी। अब 2 भी रिफ्लेक्ट होगा, तो जितना 1 चलेगा उतना ही 3 चलेगा, और उतना ही कौन चलेगा आपका, ये 2 चलेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अगर इन सबको मिला दें तो ये अपना क्या बन गया आपका, ये दैट इज योर वेव फ्रंट बन गया। तो जब वेव फ्रंट मिरर को हिट करेगा, तो हिट करने के बाद चूंकि मिरर है तो आगे नहीं मूव करेगा, उसी डायरेक्शन पर वापस लौटेगा, लेकिन लौटते समय उसका शेप कैसा हो जाएगा, कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद क्या है कि अगर इसकी जगह आप ये कॉन्वेक्स मिरर रख देते हो, तो कॉन्वेक्स मिरर रखने के बाद क्या हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ही, करेक्ट। यहाँ पर आपने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये जब जाकर हिट करेगा तो इस सिचुएशन में पहुंचेगा, मतलब 2 वाला टच कर जाएगा, लेकिन 1 और 3 इसको टच नहीं करेंगे। मतलब जो सिचुएशन रहेगी कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी, ये 2 वाला इसको हिट कर जाएगा, मतलब अपना ये जो प्रेजेंट रहेगा ये कुछ इस जगह इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कैसा है आपका 2। तो जब 2 यहाँ पर हिट कर चुका, 2 रिफ्लेक्ट होके आगे आएगा, ये जितना आएगा 1 वाले उतना ही पीछे जाएंगे, क्योंकि अभी 1 और 3 का रिफ्लेक्शन बाकी है। 2 वाला इधर आ चुका है, और चूंकि सब एयर में ही चल रहे हैं, इसलिए जितनी डिस्टेंस 2 ट्रेवल करेगा उतनी ही 3 और उतनी ही 1 ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर फिर 2 वाला थोड़ा सा और आगे आया, तो 1 वाला भी यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा आगे आ गया, और 3 वाला भी उतना ही आगे यहाँ पर आ गया। ये आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसको मिला दोगे तो ये हो गया वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट तो इस शेप का है, लेकिन लौट किधर की ओर रहा है आपका, ये पीछे की ओर, क्योंकि मिरर से क्या हो चुका है, इसका आपका ये रिफ्लेक्शन हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग योर वेव फ्रंट। ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस चैप्टर को बेसिकली शुरुआत करते हैं। ये वेव फ्रंट तो 2 मिनट का टॉपिक था, लेकिन ये हैरत की बात है कि मैं इसे 2 लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ये, और आगे बढ़ने पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सामने आने वाला है, ये दैट इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, ये बात समझ में आ रही है। अब इस प्रिंसिपल को कैसे समझा जाए, करेक्ट। यहाँ से कई ढेर सारी चीज़ें भी क्या होंगी आपकी क्लियर होंगी, कब, जब ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तब। नहीं समझ में आया, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी क्या चीज़ें क्लियर होंगी क्या नहीं क्लियर होंगी, करेक्ट। ध्यान से देखना इस पर। सपोज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, क्लियर, यहाँ से लाइट जनरेट करूँगा, ये पॉइंट सोर्स है, मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, तीनों इसी के नाम, करेक्ट। अब अगर पॉइंट सोर्स होता है तो इसका वेव फ्रंट कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है। ये बात समझ में आ रही है।
तो इसका मैंने वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने इस पर ये ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। करेक्ट, ये पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट किस तरह से ड्रॉ किया, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, वेव फ्रंट क्या होता है कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस मीडियम में आगे बढ़ता है तो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। ये बात समझ में आ रही है। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो ये कहा जाता है कि वो पार्टिकल अपनी वेव्स भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। करेक्ट। तो सपोज टी इज इक्वल टू 0 पर, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर मैंने इस पॉइंट सोर्स को ऑन किया, इससे लाइट निकली, इसका वेव फ्रंट कैसे बना, स्फेरिकल बना। तो मैंने हाफ स्फीयर ऊपर वाला ड्रॉ किया, नीचे वाला स्फीयर नहीं ड्रॉ किया, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते। ये बात समझ में आ रही है। अब टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका ये वेव फ्रंट बना। ये बात समझ में आ रही है। जब इसका ये वेव फ्रंट बना तो इसके वेव फ्रंट पर कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स को मिलाने के बाद ही बन रहा होगा। तो मैंने इसके वेव फ्रंट पर एक पार्टिकल यहाँ पर ए ले लिया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर बी ले लिया और तीसरा पार्टिकल यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने ये सी ले लिया। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना ही। देखो ध्यान से, सपोज यहाँ पर एक बल्ब है, जब इस बल्ब को ऑन करोगे आप t इज इक्वल टू 0 पर, तो इससे क्या निकलेंगी, आपकी ये वेव्स निकलेंगी। वेव्स इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इस जगह से चारों तरफ से वेव निकलेंगी। कोई पूछे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में वेव कहाँ पहुंची, तो चूंकि सारी लाइट वेव हैं और सबकी स्पीड लाइट की इक्वल है तो सब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। अगर ये इतना कर रही थी, ये भी इतना, ये भी इतना, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये वाली वेव यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची और ये यहाँ, और ये यहाँ पहुंची। इसका मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इस वेव ने कहाँ कहाँ के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराया, एक यहाँ का पार्टिकल, एक यहाँ का पार्टिकल, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का और यहाँ का। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट किए, तो सारे पार्टिकल्स को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। जब सारे पार्टिकल्स को मिला दिया तो ये इस पॉइंट सोर्स का क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा भाई, रेस तो यहाँ रुक नहीं जाएंगी ना कि पार्टिकल डिस्टर्ब करने का, रेस तो आगे बढ़ेंगी, इस तरीके से आगे बढ़ी। सपोज t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर रेस यहाँ पर आ गई है, तो इनका भी पार्टिकल को वाइब्रेशन किया तो इनका वेव फ्रंट इस तरीके से बन गया। तो वेव फ्रंट देखो कहाँ से, वेव फ्रंट यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि यहाँ के बाद पार्टिकल वहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है। और किस स्पीड से पहुंचा, जिस स्पीड से वेव चलेंगे, जितनी जल्दी वेव जाएंगे उतनी जल्दी वेव फ्रंट बनेगा। इसका मतलब जो स्पीड वेव की रहेगी वो स्पीड किसकी रहेगी, आपकी वेव फ्रंट की रहेगी। ठीक है। सो यहाँ पर देखो है क्या, जब ये वेव फ्रंट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर यहाँ पर पहुंचा तो उसने इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को क्या किया, डिस्टर्ब किया। मैंने केवल हाफ सर्कल लिया, नीचे वाले को मैंने मिटा दिया इधर वाले डायग्राम। तो यहाँ पर ये 3 पार्टिकल्स क्या हुआ है, आपके एक साथ डिस्टर्ब हुए। जब पार्टिकल्स एक साथ डिस्टर्ब हुए तो ये कहा जाता है कि जब भी किसी भी वेव्स के थ्रू कोई पार्टिकल डिस्टर्ब होता है तो वो खुद की वेव जनरेट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब ए भी अपनी वेव जनरेट करेगा, बी भी अपनी वेव जनरेट करेगा और सी भी अपनी वेव क्या करेगा, जनरेट करेगा। चूंकि ए भी एक पॉइंट ही है, बी भी एक पॉइंट ही है, सी भी एक पॉइंट है, तो ये अपनी वेव किस तरीके से जनरेट करेगा, इस तरीके से जनरेट करेगा। बी अपनी वेव किस तरीके से जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से, और सी अपनी वेव किस तरीके से जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। नॉर्मली ए को कोई कहे कैसी वेव जनरेट होगी तो उसकी वेव इस तरीके से जनरेट होगी, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। यहां मैंने अपर हाफ को इस तरीके से बना दिया, क्लियर। अपर हाफ के बाद किसका नंबर आएगा, लोअर हाफ को, तो उसको मैं डॉटेड से बना सकता हूं। फिर अपर हाफ का तो फिर इसको डार्कर, फिर लोअर हाफ, फिर इसको डॉटेड। तो इस तरीके से जो वेव इस तरीके से थे उसको मैंने इस तरीके से शो किया। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स जो इस वेव फ्रंट पर हैं वो सब एक साथ वाइब्रेट हुए हैं तो सब एक साथ वेव जनरेट करेंगे, और सब एक ही जैसा वाइब्रेट हुए हैं तो सब एक ही जैसी वेव क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। अब इनकी वेव मीडियम में आगे बढ़ती चली जा रही थी। कोई मुझसे पूछे कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर तो ये हुआ, कोई मुझसे पूछे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेव फ्रंट कहाँ पहुंचा, तो मैंने देखा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर a की वेव यहाँ आ गई, v की वेव यहाँ आ गई और c की वेव यहाँ आ गई। तो जहां पर भी तीनों की वेव पहुंचेंगी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, मैं क्या करूंगा, वहां पर तीनों की वेव पर एक कॉमन टेंजेंट खींचूंगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं तीनों की वेव पर क्या खींच रहा हूँ, एक कॉमन टेंजेंट खींच रहा हूँ। और ये जो कॉमन टेंजेंट होगी ये इस वेव फ्रंट की नई लोकेशन होगी नेक्स्ट टाइम पे। सपोज t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये क्या बन गया आपका, ये नया वेव फ्रंट बन गया।
अब अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा? अब अगर ये वेव फ्रंट है तो यहाँ के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए होंगे। सपोज यहाँ पर कौन सा पार्टिकल ले लिया मैंने, ये दैट इज योर ए डैश, यहाँ कौन सा पार्टिकल लिया बी डैश, और यहाँ कौन सा पार्टिकल लिया मैंने, ये सी डैश। तो ए डैश ने भी अपनी वेव क्या की होगी, जनरेट की होगी, वी डैश ने भी अपनी वेव क्या की होगी, जनरेट की होगी, और सी डैश ने भी अपनी वेव क्या की होगी, जनरेट की होगी। अब इनकी वेव मीडियम में आगे बढ़ रही होंगी, एक ही जैसी वेव रहेंगी क्योंकि सारे पार्टिकल एक ही टाइम पर वाइब्रेट हुए हैं, एक ही शेप की वेव रहेंगी क्योंकि सारे पार्टिकल एक ही जैसा वाइब्रेट हुए। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इनकी वेव भी क्या हुई, मीडियम में आगे पहुंची, आगे बढ़ती चली है। किसी ने मुझसे कहा कि टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे वेव फ्रंट कहाँ गया, तो मैंने देखा कि टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड पर इस ए डैश की जो वेव थी यहाँ पहुंची, बी डैश की यहाँ पहुंची और सी डैश की यहाँ पहुंची। तो इसका मतलब अगर मैं इन पर एक कॉमन टेंजेंट खींच दूं, जिसको कॉमन इन्वेलप भी बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट या कॉमन इन्वेलप, तो ये हमारी नई वेव फ्रंट की क्या आ जाएगी, आपकी ये लोकेशन आ जाएगी, दैट इज योर टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर मैं टाइम को हटा रहा हूँ, ये टाइम का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हाइजेंस ने क्या कहा, इस तरीके से वेव फ्रंट क्या होता है आपका, आगे की ओर बढ़ता है। ये बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझना ही, किसी भी वेव फ्रंट पर रह रहे पार्टिकल्स, ध्यान समझना, हाइजेंस का पहला रूल, किसी भी वेव फ्रंट पर प्रेजेंट पार्टिकल्स, करेक्ट, तो इस वेव फ्रंट पर कौन सा पार्टिकल है, ए बी सी, और ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड वेव फ्रंट है, ये थर्ड। तो फर्स्ट वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं के थ्रू कौन सा वेव फ्रंट बन रहा है, सेकंड वेव फ्रंट बन रहा है, और सेकंड के जो पार्टिकल्स उन्हीं के थ्रू कौन सा बन रहा है आपका, ये थर्ड, और थर्ड का जो होगा फोर्थ वेव फ्रंट बनेगा। इस तरह से इनफाइनाइट वेव फ्रंट आपके बनते चले जाएंगे। ये कहा जाता है कि किसी भी वेव फ्रंट पर रह रहे पार्टिकल्स अगले वेव फ्रंट के लिए एक पॉइंट सोर्स का काम करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी वेव फ्रंट पर रह रहे पार्टिकल नेक्स्ट वेव के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट सोर्स का काम करते हैं, इसलिए उन पार्टिकल्स को अपन सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। क्यों सेकेंडरी सोर्स? क्योंकि प्राइमरी सोर्स अपना यहाँ पर इसने एक बार वेव फ्रंट बना दिया, अब अगले वेव फ्रंट जो बन रहे हैं वो किसी भी वेव फ्रंट पर रहने वाले पार्टिकल्स की वेव्स के कारण क्या हो रहे हैं, आपके वेव फ्रंट यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? सो हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, आपका ध्यान समझना ये, कि पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन एनी वेव फ्रंट will behave as the secondary source for new position of wave front. ये बात समझ में आ रहा है? This is said to be the first rule of Huygens principle. Clear? क्या है फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि लिखना पड़ेगा, दो तीन लॉज हैं इसके, फटाफट देखो ये, कि पार्टिकल्स ऑन एनी वेव फ्रंट विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स फॉर नेक्स्ट वेव फ्रंट। यहाँ ए बी सी ने सेकेंड वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम किया, और यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश ने थर्ड वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम किया। तो थर्ड के लिए सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, सेकेंड के लिए सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं आपके, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट जनरेट होता है आपका ये, कि पार्टिकल्स ऑन एनी वेव फ्रंट विल बिहेव एज द सेकेंडरी सोर्स फॉर द नेक्स्ट वेव फ्रंट। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन। और यहाँ पर देखना ही, ए की वेव है, बी की वेव है, सी की वेव है, क्योंकि ये वेव्स ग्रुप में, करेक्ट, एक ग्रुप में तैयार हो रही, ए भी जनरेट हो रहा, बी भी, तो इन जब वेव्स ग्रुप में रहती है इनको बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इनको, ये वेवलेट्स। क्लियर? तो सेकेंडरी सोर्स की जो वेवलेट्स हैं उन पर खींची गई कॉमन टेंजेंट नेक्स्ट सोर्स की क्या, नेक्स्ट वेव फ्रंट की क्या बताती है आपकी, ये पोजीशन बताती है। भाई हमें सेकेंड वेव फ्रंट कब मिला, जब इनकी बेस पर अपन ने कॉमन टेंजेंट खींची, या इसको बोलते हैं कॉमन इन्वेलप खींचा। ये बात समझ में आ रही है? तो सेकेंड रूल क्या होता है हाइजेंस प्रिंसिपल का, कि कॉमन इन्वेलप ऑन द वेवलेट्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस, कॉमन इन्वेलप ऑन द वेवलेट्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही? अच्छा, ये पॉइंट सोर्स है तो लाइट कैसे जनरेट होती, लाइट इससे इस तरीके से निकल रही होती। ये बात समझ में आ रही है? और इस लाइट को अगर इस तरह से निकालते तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये रेज बोलते हैं। ये क्या निकल रहे हैं इस पॉइंट सोर्स से आपकी, ये रेज निकल रही, करेक्ट। अब अगर रेज देखोगे तो रेज इस वेव फ्रंट के साथ किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर। रेज इस वेव फ्रंट के साथ किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर। रेज यहाँ पर देखो, हर एक रेज सारे के सारे वेव फ्रंट के साथ किस एंगल पर है आपका, ये 90 डिग्री पर। तो यहाँ से एक थर्ड कंसेप्ट निकल के आता है कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवलेंथ, सॉरी वेव फ्रंट। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्लियर? सो यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल ने अपन ने 3 रूल पढ़े। पहला रूल यहाँ पर पढ़ा, जो लिखना है कॉपी में आपको, फर्स्ट रूल है आपका ये, कि द
particles present on any wavefront will behave as the secondary source for next wavefront. That is the first one. Second जो principle होता है, that is your common envelope on the wavelets of secondary sources will gives the new position of wavefront. And third rule होता है आपका ये, rays are always perpendicular to wavefront. ये बात समझ में आ रहा है? Rays are always perpendicular to wavefront. कोई प्रॉब्लम इसमें ये? तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ABC लिख लेना है इसमें ये, करेक्ट। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ये इस वेवफ्रंट के इस हाइजेंस प्रिंसिपल को क्या करना है आपको, ये खत्म करना है। ये बात समझ में आ रहा है ये? तो अभी बस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।